हाय, दिस इज मतिन रंजन। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एमजे ट्यूटोरियल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में 2020 में या 2022 में या 3 में या 4 में काफी बार रिपीट हुए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉपिक जो बार बार रिपीट हुए और हो सकता है इस बार वापस से रिपीट हो, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो बार बार रिपीट होके आए हैं, थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज के साथ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला वो है मनी क्रिएशन क्या होता है। व्हाट इज मनी क्रिएशन या व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, उसको न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ समझाइए। तो एक बार 2020 में आया था और एक बार आया था 2023 में, तो हो सकता है इस बार वापस से आ जाए, एक साल छोड़कर आता है। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये आ सकता है। और इसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है जो एमसीक्यू में 1 नंबर का आ ही जाता है। और इसके सिमिलर क्वेश्चन है एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, ये है मनी मल्टीप्लायर, और आगे है 8वें चैप्टर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये आपके 5वें चैप्टर में। दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। उसका भी जो क्वेश्चन आया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, वो भी हम लोग इसी लेक्चर में बताएंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, मनी क्रिएशन क्या होता है, उसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाइए। तो सबसे पहले समझ लीजिए मनी क्रिएशन होता क्या है। मनी क्रिएशन में सिंपल सा एक फंडा बताया गया है कि अगर आप मान लें कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक है, पूरी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक है, ठीक है। मेरा बैंक है, मान लीजिए एमजे बैंक, पूरी के पूरे देश में एक ही बैंक है, सभी लोग का खाता इसी बैंक में खुला हुआ है। दूसरी शर्त यह भी बता दी जाती है कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही पेमेंट करते हैं। सारा पेमेंट किससे होता है? बैंक के थ्रू ही होता है। सारा रिसिप्ट भी किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू होता है। ये एक कैशलेस इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? कैशलेस इकोनॉमी। यहां पर किसी के पास कैश है ही नहीं। अब इस बैंक में मान लीजिए जमा किए जाते हैं कितने? इस बैंक में जमा किए जाते हैं मान लीजिए 1000 करोड़। 1000 करोड़ इस बैंक में जमा हो गया, 1000 करोड़। अब होता क्या है, किसी भी बैंक को कुछ पैसा अपने पास और कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसको वो यूज नहीं कर सकता है। और इसको हम लोग बोलते हैं एलआरआर। क्या बोलते हैं? एलआरआर। ये हो गया हमारा डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट। और कुछ पैसा आपका हो जाएगा ब्लॉक एज एन एलआरआर। एलआरआर अगर 10% है तो आपका कितना पैसा ब्लॉक हो जाएगा? तो आपका पैसा 1000 का 10% 100 करोड़ ब्लॉक हो जाएगा। एलआरआर का मतलब कुछ पैसा आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है और कुछ पैसा अपने पास। जो आप आरबीआई के पास रखते हैं उसको बोलते हैं एसएलआर, और जब आप जो आप अपने पास रखते हैं उसको बोलते हैं एसएलआर, और जब आरबीआई के पास जमा करते हैं उसको बोलते हैं सीआरआर। मतलब कुछ पैसा ब्लॉक हो जाता है, सारा पैसा आप बोरो नहीं कर सकते, सारा पैसा आप लोन नहीं दे सकते, कुछ पैसा आपको अपने पास बचा कर रखना पड़ता है। तो 1000 करोड़ का 10% अपने पास बचा करके 100 करोड़ ब्लॉक हो गया। बाकी का जो 900 करोड़ है वो घूम के वापस से किसके पास आ जाएगा? इसी बैंक के पास, क्योंकि जिसको भी लोन देगा उसका खाता कहां पे खुला होगा? इसी बैंक में। तो वापस से वो 900 करोड़ यही आ जाएगा। फिर से 900 करोड़ का 10% आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, 90 करोड़। फिर से 900 में से 90 करोड़ घटा के वापस से 810 करोड़ किसके पास आ जाएगा? बैंक के पास। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? फाइनली ये कितना हो जाएगा? तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? मनी मल्टीप्लायर के ऊपर। मनी मल्टीप्लायर के ऊपर। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 में एलआरआर। 1 में एलआरआर। 1 में एलआरआर करूंगा मैं अगर यहाँ पे, तो एलआरआर कितना है यहाँ पे? तो एलआरआर है मेरा 10%। 1 में 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 10% है ये। तो 1 में 10 ना करके मैं 10% को लिखना पड़ता है मुझे 0.1। पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ये आ जाएगा 10 टाइम्स। या फिर अगर आपको बहुत आसानी से करना है, इसको परसेंटेज में लिखना है, तो आप सीधे सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो 1 में 10 इंटू 100। तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा ये 10 टाइम्स। 10 इंटू 1 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब ये है कि आपने जितना भी इनिशियल डिपॉजिट किया था, जो कि आपने 1000 करोड़ किया था, वो 10 टाइम्स क्या हो जाएगा? मनी मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा क्या? टोटल डिपॉजिट। तो आपका टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा? तो टोटल डिपॉजिट आपका हो जाएगा
10,000 करोड़। मतलब ये जो घूम घूम के आ रहा था, ये 1000 से फिर 900 और बढ़ा, फिर 810 आया, फिर इसका 10% कटता, फिर ये लास्ट में जाके 10,000 करोड़ हो जाता। तो मनी कितनी क्रिएट हो सकती है, ये किसी भी इकोनॉमी में डिपेंड करता है उसके एलआरआर के ऊपर। जितना कम एलआरआर होगा उतनी ज्यादा मनी क्रिएट होगी। 10% था इसलिए 1000 का 10 करोड़ हो गया। अगर ये 20% होता, अगर ये 20% होता, 1 अपॉन में एलआरआर 20 होता, 20 इंटू 100, ये 5 टाइम्स ही हो पाता। तो 1000 इंटू 5 हम करते तो ये 5000 करोड़ ही होता। तो आपको लिखना कैसा है क्वेश्चन, ये देख लीजिए। आपसे पूछेगा कि मनी क्रिएशन को समझाइए, या और भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे कैसे पूछेगा मैं बता देता हूँ। 2020 में पूछा था, तो यूजिंग अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को समझाइए। आप आंसर ऐसे लिखोगे, क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर्स। क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे मेजर किया जाता है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी इनिशियल डिपॉजिट। बोल रहा है क्रेडिट मल्टीप्लायर को मेजर करने के लिए, क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर करता है द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी इनिशियल डिपॉजिट। एक इनिशियल डिपॉजिट से हम लोग इवेंचुअली कितना मनी क्रिएट कर सकते हैं, यानी 1000 करोड़ जमा करके हम इवेंचुअली उसको कितने में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग कैसे, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिखा क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी इनिशियल डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि एक बार डिपॉजिट करने के बाद उसे हम कितना गुना बढ़ा सकते हैं, और कितना गुना बढ़ा सकते हैं ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं एलआरआर के ऊपर। एक और चीज बोलता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, द क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू एलआरआर। क्रेडिट क्रिएशन एलआरआर से इनवर्सली रिलेट करता है। मतलब कि जितना ज्यादा आपका एलआरआर होगा उतना मनी आपका कम क्रिएट होगा, और जितना आपका कम एलआरआर होगा उतना ज्यादा आपका मनी क्रिएट होगा। हायर द क्रेडिट मल्टीप्लायर हायर द क्रेडिट क्रिएटेड, एंड वाइस वर्सा। ये हमने लिख भी दिया, जितना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? आपका क्रेडिट क्रिएट होगा। बट यहाँ पे एलआरआर के साथ अपोजिट है। एलआरआर जितना ज्यादा होगा उतना कम आपका मनी क्रिएट हो पाएगा। बोला है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय। क्रेडिट क्रिएशन कैसे डिटरमाइन होता है? दो चीजों के ऊपर, द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, कितना आपने इनिशियली जमा किया है, हमने जमा किया था 1000 करोड़, और आपका एलआरआर कितना, एलआरआर मतलब सीआरआर और एसएलआर मिलाकर आपका कितना परसेंट है, यहाँ पे हमने लिया था 10%। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्रेडिट क्रिएशन। तो आपको लिखना क्या है? सबसे पहले लिखना है क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर्स। क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर क्या करता है? What credit multiplier measures? The amount of money that banks are able to create in the form of deposit with every initial deposit. कि हर एक डिपॉजिट के बाद हर एक इनिशियल डिपॉजिट को कितने टाइम्स बढ़ा सकता है बैंक, इसी चीज को बताता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट क्रिएशन जो है इनवर्सली है रिलेटेड किससे? एलआरआर से। हो सकता है इस बार सीधे सीधे यही लाइन लिख दे कि भैया बताइए क्रेडिट क्रिएशन एलआरआर से इनवर्सली रिलेट करता है कि नहीं करता है? कमेंट 4 नंबर का। वापस आपको यही एग्जांपल देके बताना पड़ेगा। तो भाई क्रेडिट क्रिएशन और एलआरआर के बीच में इनवर्सली रिलेशन है। एलआरआर जितना ज्यादा रहेगा, आपने देखा था एलआरआर 20 है तो ये 5 टाइम्स ही बढ़ेगा, एलआरआर 10 है तो ये 10 टाइम्स बढ़ रहा था। फिर आपको बता देना है, इट इज द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड एलआरआर। फिर आप उसको एक टेबल बना के दिखा सकते हो, या फिर ऐसे एग्जांपल देके दिखा सकते हो। एलआरआर 10 रहेगा तो क्या होगा, एलआरआर 20 रहेगा तो क्या होगा। ये 1 नंबर में भी आ सकता है सिर्फ एलआरआर निकालने के लिए भी, बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और आ सकता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताते हैं। सो हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर। मनी मल्टीप्लायर जो आपने पढ़ा भी, मनी क्रिएशन, और ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसमें था मनी मल्टीप्लायर, इसमें है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लगभग दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है,
कि जितना ज्यादा आप बचाओगे, जितना ज्यादा पैसे को ब्लॉक करोगे, पैसा उतना कम मल्टीप्लाई हो पाएगा। वहां पे भी हमने बताया था 10% बचाया था तो वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ रहा था, 20% बचाया तो सिर्फ 5 टाइम्स बढ़ रहा था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसे हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा है और दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आता है, तो आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। इस बार क्या आया था, ये 2020 में ये क्वेश्चन आया था। 2020 में दोनों ही क्वेश्चन आ गए थे, मनी मल्टीप्लायर भी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी। क्वेश्चन आया था कि किसी एक इकोनॉमी में अगर इनिशियली हम लोग जमा करते हैं कितना पैसा, इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 करोड़, तो डिस्कस कीजिए वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रिज्यूमिंग एमपीसी इज 0.8। बोल रहा है अगर किसी इकोनॉमी में हम लोग 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो बताइए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे वर्क करेगा, पैसा कितना हो जाएगा अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है 0.8। इसका मतलब होता है आप बढ़ी हुई इनकम का 80% खर्च कर देते हो, 80% खर्च कर देते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 10,000 से बढ़ती है तो आपका खर्चा कितने से बढ़ेगा, 8,000 से। 80% आप खर्च कर देते हो, इसका ये मतलब होता है। तो हम इसको बता देंगे, ठीक है यार। सबसे पहले हम लोग को लिखना क्या, देखो 6 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। पिछला जो क्वेश्चन बता रहा था मैं वो 4 नंबर का था, ये 6 नंबर का है। हम लिखेंगे द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर इनकम। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये वर्किंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है इस सिद्धांत पे, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम। आप खर्च करते हो कोचिंग पे, मेरे लिए वो इनकम है। मैं इस कपड़ों पे खर्च करता हूं, कपड़े वाले के लिए इनकम है। एक का इनकम दूसरे का खर्चा, एक का खर्चा दूसरे का इनकम। तो यहां पे सिंपल सा बोल रहा है यार राउंड 1। अब आपको इसमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे टेबल बनाओगे, आप सबसे पहले लिख लोगे राउंड, फिर लिखोगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग। 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने हैं आपको। तो ये आप सारा बना डालोगे। सारा बनाने के बाद जो है आपका लिखते जाओगे राउंड 1। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ था, तो क्वेश्चन में ही बोला कि 100 करोड़ का क्या हुआ, चेंज हुआ है। 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ है। जितना सा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है वही लोगों की क्या है, इनकम। इन्वेस्टमेंट और इनकम क्या हो जाएगी, सेम। अब यहां पर बोल रहा है कि यार 80% क्या बोला है, आप खर्च करते हो। अगर 80% खर्च करते हो तो जाहिर सी बात है 20% बचाते होगे। 6वीं क्लास में आपको बताया गया था इनकम इक्वल टू होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो अगर आपको बोला गया है कि 80% आप खर्च करते हो, 0.8% खर्च करते हो, इसका मतलब 80% होता है। तो 100 का 80 करोड़ आप खर्च कर दोगे, 20 करोड़ बचा लोगे। जो आप खर्च करोगे, आपका खर्चा किसी और का इनकम होगा, तो इनकम में वापस से कितना चेंजेस होगा, 80 करोड़ का। 80 करोड़ का फिर से आप 20% क्या कर लोगे, सेव कर लोगे और बाकी का 80% खर्च कर दोगे। 80 का 80% 64 करोड़। तो बार बार आप जो आपकी इनकम आएगी उसका 80% खर्च करोगे, 20% बचाओगे। 80% खर्च करोगे, 20% बचाओगे। जो खर्च करोगे आपकी खर्चा दूसरे का इनकम, वापस से इसका 80% खर्च करोगे, 20% बचाओगे। तो इवेंचुअली ये कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है मल्टीप्लायर। के का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लायर। के का मतलब होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस, या मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी भी होता है, बट हम लोग एमपीएस कर ले रहे हैं। एमपीएस मतलब कितना बचाया, तो 1 अपॉन में 0.2। देखिए 0.8% अगर आप खर्च करते हो तो 0.2 बचाओगे। 0.2 यहाँ से हटाए, यहाँ पे एक 0 बढ़ा है, 2 5 10, सीधे सीधे 5 टाइम्स कर सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई हो रहा है कितना, 5 टाइम्स। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एमपीएस। ये भी फॉर्मूला अलग से 1 नंबर में भी आ जाता है। 1 अपॉन में एमपीएस हम खुद भी पिछले वाले हम लोगों ने एग्जाम्पल में ही बताया था आपको कि भैया अगर 20% आप बचाओगे तो आपका 5 मल्टीप्लायर आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही, मनी मल्टीप्लायर एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 1 अपॉन में एमपीएस किया हमने, ये कितना आ गया 5। अब मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक है 1 अपॉन में एमपीएस और एक है चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये आपका मल्टीप्लायर आ गया 5।
इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया गया था 100, ये तो खुद ही क्वेश्चन में बताया हुआ था। अगर 100 करोड़ आप इन्वेस्ट करते हो और वो 5 टाइम्स बढ़ता है तो वो कितना बढ़ जाएगा, चेंज इन इनकम यही रह जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेंज इन इनकम इक्वल टू आ जाएगा 500 करोड़। 500 करोड़ आ गया आपका ये चेंज इन इनकम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। बोलता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को समझाइए। हमने 5 कॉलम बना लिए, राउंड, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग। बस हमें ये याद रखना है किसी का खर्चा दूसरे के लिए इनकम होता है। 80% वो खर्च करता है, घूम के वो वापस से इनकम में आ जाता है, फिर से उसका 80% खर्च करता है, घूम के फिर से वो इनकम में आ जाता है, घूम घूम के वो लास्ट में कितना हो जाएगा 500 करोड़, खर्चे कितने हो जाएंगे 400 करोड़ और सेविंग कितनी हो जाएगी 100 करोड़। अभी यही खत्म नहीं हुआ है, रुकिएगा। ये जो क्वेश्चन है 2022 में सिर्फ ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा सिंपल सा एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं बताता हूँ 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आया था। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर ही है और ये आया था 2022 में। ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है, ये 2 नंबर का आया था, 2 या 3 नंबर का आया था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा। आप लोग सोचते हो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यार कुछ कर लेते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता हम लोग को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत टफ वाले नहीं पूछे जाते, ये आसान सा क्वेश्चन एक आया था, कैलकुलेट चेंज इन इनकम। कितना इनकम में चेंज हुआ ये निकालिए और आपके पास डेटा दिया हुआ था 2, एक एमपीसी जो कि 0.75 यानी 75% वो खर्च करते हैं और चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 20,000 करोड़। तो जैसा हमने आपको बताया ये फॉर्मूला कि आपके पास मल्टीप्लायर का 2 फॉर्मूला होता है, ये 2022 वाला मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। मल्टीप्लायर के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक मैंने बताया अभी इसको बता चुका ऑलरेडी मैं। एक फॉर्मूला होता है 1/MP(S). अगर कोई बंदा 0.75% क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 0.25। तो 1.25 पॉइंट को हटाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 25 4 मल्टीप्लायर आ गया 4 टाइम्स। फिर दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया कि एक और लगा लीजिए फॉर्मूला मल्टीप्लायर का, क्या, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला जैसे ही मैं लगाता हूं तो मल्टीप्लायर तो मेरे को पहले से ही पता है कितना है, तो मल्टीप्लायर मेरा कितना है 4। इनकम में चेंज कितना होगा ये पता लगाना है, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होने वाला है 20,000। इसको यहां ले जाता हूं, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 80,000 करोड़। एकदम इजी, सेम जैसा अभी हम लोगों ने किया था। यहाँ पर हमारा आया था 5 टाइम्स और फिर हमने उसको इनटू किया, 500 करोड़ इनकम में चेंज होने वाला था। सेम यहाँ पे करना था, आपको लिखा हुआ था एमपीसी 0.75। अगर 0.75 आप खर्च करते हो तो 0.25 आप बचाते होगे। आपको एक बात बता दो, एमपीसी प्लस एमपीएस मिलाकर कितने होते हैं 1। अगर ये 0.75 है तो ये 0.25 होगा, दोनों मिलाकर हमेशा क्या होते हैं 1 होते हैं। ये आप याद रखिए, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो आपने निकाला सबसे पहले मल्टीप्लायर, वो आ गया 4 टाइम्स। जैसे ही मल्टीप्लायर आपने निकाल लिया, मल्टीप्लायर निकालने के बाद आपको क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना था, दूसरा वाला मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना था। सॉरी, दूसरा वाला मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना था, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपको पता भी चल रहा है कि अगर आपने 20,000 करोड़ लगाया, 4 टाइम्स वो बढ़ रहा है, 20,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80,000 करोड़। सिंपल सा फॉर्मूला। तो ये भी आया था आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2022 में, हो सकता है इस बार वापस से आ जाए, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन बताता हूं जो लगातार एक ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा सा बदल कर, बस लगातार 3-4 बार आया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड और एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। एंटे का मतलब होता है प्लान। क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में ही पूछा गया था ये भी, कि क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल होते हैं? जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। तो ऐसा नहीं होता है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई केवल इक्विलिब्रियम पर ही इक्वल होते हैं। कहां पे इक्वल होते हैं? इक्विलिब्रियम पर ही इक्वल होते हैं। इतने बड़े एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान। प्लान एग्रीगेट डिमांड और प्लान एग्रीगेट सप्लाई केवल इक्विलिब्रियम पर ही इक्वल होंगे। एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में आपका
अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है मतलब लोग कम डिमांड कर रहे हैं, मतलब सप्लाई ज्यादा हो रही है। अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है तो क्या होगा? अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे चल रहा है, तो व्हेन एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट, अगर डिमांड शॉर्ट पड़ गया, एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट टू एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई, इट विल लीड टू अनवांटेड इन्वेंट्री। इसकी वजह से अनवांटेड इन्वेंट्री बढ़ेगी। अब होगा क्या यार, लोग देखो, मान लो यहां पर बोल क्या रहा है कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हमेशा इक्वल रहते हैं। क्वेश्चन बस यही पूछना चाहता है, क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा केवल इक्विलिब्रियम पर ही होता है। तो अगर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। मान लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। मान लीजिए किसी इकोनॉमी में 100 मार्कर बनाए जा रहे हैं और वहां पर लोगों की सप्लाई भी कितनी है? 100 है। मार्कर की डिमांड भी 100 है और मार्कर की सप्लाई भी क्या है? 100 है। तब ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे रहेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगी। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, मार्कर की डिमांड जो है वो कितनी है? वो सप्लाई तो 100 है लेकिन डिमांड केवल 90। डिमांड थोड़ी कम पड़ गई, डिमांड फॉल शॉर्ट। ऐसे सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, ये हम लोग आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था कि अगर हमारी डिमांड कम पड़ गई, डिमांड 90 है और सप्लाई कितनी है? 100, तो ऐसे में होगा क्या? इट विल लीड टू अनवांटेड इन्वेंट्रीज। इट विल लीड टू अनवांटेड इन्वेंट्रीज। अब आपके 10 जो है, ये सप्लाई ज्यादा हो गई है तो 10 ये जो होगा आपका इन्वेंट्री बचा रह जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब आपका इन्वेंट्री बच रहा है, 2020 में ही ऐसा हुआ था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार बनाने वाली कंपनियों में बहुत सारी कार बन गई थी लेकिन वो बिक नहीं रही थी। एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल ही कम पड़ गया था, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अब बहुत ज्यादा कारें बन गई हैं, बहुत ज्यादा मार्कर बन गई हैं, तो इसको टू क्लियर दैट अनवांटेड इन्वेंट्री, इस अनवांटेड इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट। वो कुछ लोगों को रोजगार से हटा देंगे। जाहिर सी बात है, बहुत सारी कार बन गई थी उस समय भी, बहुत सारे लोगों को 30% लोगों को रोजगार से हटा दिया गया था, अनएम्प्लॉयड कर दिया गया था। अगर मेरे पास स्टूडेंट ही ना आए और मेरे पास टीचर ही टीचर है तो मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट ही नहीं है तो मैं कुछ टीचर्स को निकाल दूंगा, क्योंकि भाई आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतनी यहाँ पर डिमांड ही नहीं है। तो अगर मार्कर की डिमांड ही नहीं है तो और मार्कर बना के क्या करेंगे हम? पहले से जो मार्कर बने हुए उनको क्लियर करने के लिए आगे चल के बेचेंगे, और साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट से हटा देंगे क्योंकि हमें और ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। तब तक ऐसा करेंगे जब तक वापस से ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती है। एंड वाइस वर्सा सामने लिखा है। अगर इसका उल्टा होता है कि एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब मार्कर आ गए 110 लोग मांग रहे हैं और सप्लाई केवल उसकी 100 है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, इस जो हब की सप्लाई में कमी पड़ गई है, जो हमारे पास इन्वेंट्री क्या पड़ गई है? फॉल, इन्वेंट्री शॉर्ट पड़ गई है। जो शॉर्ट इन्वेंट्री पड़ गई है उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देंगे। जस्ट इसका अपोजिट आप लिख सकते हो। तो देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2020 में कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हमेशा इक्वल होते हैं? नहीं, इक्वल नहीं होते। इक्वल केवल इक्विलिब्रियम पे होते हैं। अगर आप कोई सा भी एक सिचुएशन बता सकते हो कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होगा ऐसे में? इस सिचुएशन की वजह से हमारे पास कुछ ज्यादा इन्वेंट्री बचने लग जाएगी और उस इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे? उस इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए कुछ लोगों को रोजगार से हटा देंगे, और ऐसा तब तक करेंगे जब तक वो वापस से इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं आ जाता है। मैं आपको बता दूं 2023 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था क्वेश्चन आपका 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बोला है अगर एग्रीगेट सप्लाई जो है लेस देन है एग्रीगेट डिमांड से, सप्लाई कम पड़ जा रही है डिमांड से, डिमांड ज्यादा है, तो जस्ट नीचे वाला जो हमने बताया वही चीज पूछा जा रहा है।
उसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता देता हूँ उसका आंसर भी क्या होगा। सेम यही चीज आंसर होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि अगर एग्रीगेट आपका सप्लाई लेस देन एग्रीगेट डिमांड से तब क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन सीधे सीधे बोल रहा है अगर एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब कहने का ये एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा हुआ एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हमेशा बराबर होते हैं। हमने बोला नहीं, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम में बराबर रहते हैं, और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा। तो हमने एक पक्ष बताया था इसका कि अगर मान लीजिए एग्रीगेट सप्लाई जाता है तो होता है तो क्या होता है। अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है मतलब फर्म ज्यादा बना रही है, लोग कम खरीद रहे हैं, ऐसे में इन्वेंट्री बच जा रही है। इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए, इतनी सारी इन्वेंट्री जो बच गई है उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। प्रोडक्शन कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को कम करना पड़ता है। ये पूछा था 2020 में कि इक्वल होंगे तो क्या होगा। 2023 में क्या पूछता है, 2023 में पूछता है आपसे या 2024 में पूछता है आपसे कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा। अरे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से, अभी हम लोगों ने बताया था, जस्ट इसका उल्टा वाला बताया था, अब ये बता दे रहे हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा एग्रीगेट सप्लाई से, इट मींस हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर देन फर्म्स आर एक्सपेक्टेड देम टू। इसका मतलब हाउस होल्ड ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, जितना फर्म ने सोचा भी नहीं था। फर्म ने सोचा था 100 मार्कर बनाने का, 100 मार्कर बनाने का सोचा था, लोग 110 मार्कर खरीद रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इट विल लीड टू फॉल इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री फॉल हो जाएगी, इन्वेंट्री कम पड़ गई है, और इस जो कम पड़ गई इन्वेंट्री, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट टिल इट कम्स टू इक्विलिब्रियम लेवल। तो इसको सही करने के लिए प्रोड्यूसर और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। एक बार पूछा दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल होते हैं क्या। एक बार पूछता है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक बार पूछ लेगा एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होगा। दोनों को घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब यकीन नहीं मानोगे ऐसा पूछा गया है, क्योंकि इसी का जस्ट 2024 में जो पूछा गया है या 2023 में ही। देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने हो गए। एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या दोनों इक्वल होते हैं, वो हमने बता दिया, 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे पूछा गया एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा, ये पूछा गया 2024 में। शायद हो सकता है इस बार ये पूछ दे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा एग्रीगेट डिमांड से तो क्या होगा। गेस करते हैं, हो सकता है 2025 में पूछ दे। आपसे 2023 में ये पूछा गया था, अगर सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से और सेविंग ज्यादा है, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, दोनों का मतलब सेम ही है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इसका मतलब है लोग ज्यादा से ज्यादा बाई कर रहे हैं, तभी तो डिमांड ज्यादा हुई है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, इसका मतलब भी यही है, लोग ज्यादा से ज्यादा बाई कर रहे हैं, बायर्स आर बाइंग मोर बट फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग लेस। ये क्वेश्चन आया था 2023 में आया था और ये 2024 में आया था, दोनों का सेम ही मतलब था। इसमें बोला था एडी अगर एएस से ज्यादा है तो क्या होगा, इसमें बोला था इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग से ज्यादा है तो क्या होगा। दोनों में सेम ही आंसर लिखना था, नहीं दोनों साल लगातार सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से तो क्या होगा, बायर्स आर बाइंग मोर बट फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग लेस। और इसको वापस इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, वही करना पड़ेगा, फिर से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाकर क्या बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। सेम जो लिखे हो वही चीज लिखना पड़ेगा, एज इट इज, जो इसमें लिखा वही चीज इसमें भी लिखना है। इसके जैसा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें ये पूछ सकता है अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, तो उसमें वही लिखोगे जो इसमें लिखे हो। एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा। सप्लाई ज्यादा मतलब सेविंग ज्यादा, डिमांड ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा। डिमांड का इन्वेस्टमेंट से रिलेशन है, सेविंग का सप्लाई से रिलेशन है। यहां से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये और ये नहीं पूछा गया है, और दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा वो पूछा गया, वो भी इसी के हिसाब से जवाब देना था। तो ये दोनों नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इस साल ये दोनों में से कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि लगातार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए। अगर ये पूछा जाएगा तो भी आपको बताना है कि एम्प्लॉयमेंट कम किया जाएगा, प्रोडक्शन
कम किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम किया जाएगा क्योंकि अनवांटेड इन्वेंट्री आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, फर्म ने ज्यादा बना दिया, लोग खरीदना नहीं चाहते, इस अनवांटेड इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए जो सबसे पहले मैंने लिखा था, क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे। यहाँ पे भी सेम ही चीज लिखना होगा, प्रोडक्शन कम किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम किया जाएगा। कब तक? जब तक वापस से वो इक्विलिब्रियम लेवल में नहीं आ जाता। तो भाई 2025 का प्रेडिक्शन, एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, ये दोनों पूछा जा सकता है। जवाब होगा प्रोडक्शन कम किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम किया जाएगा, तब तक जब तक कि ये वापस से इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं आ जाता। ये 2025 में आ सकता है। और भी जो बाकी के हम लोगों ने क्वेश्चन बताया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, मनी क्रिएशन के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी वापस से घूम के आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इसको सही से पढ़ोगे तो 1-2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। टोटल मिला के आपके 7 क्वेश्चन आते हैं बस। 7 में से अगर आपके 1-2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में आ जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज्यादा आ जा रहा है आपका। अभी तक हम लोगों ने आपको बताया कुछ क्वेश्चन जो काफी बार रिपीट हुए थे, और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट हुए होंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के, या पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर ले रहे हैं हम लोग। और भी कुछ क्वेश्चन है बट ये वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसका पार्ट 2 आपको चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिएगा, और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।